गरीब घर का सबसे बड़ा भाई, शहर का सबसे बड़ा आदमी। उसने बताया कि तब उसकी उम्र मात्र 6 साल की थी। उसके अलावा परिवार में माता पिता और 2 बड़े भाई थे। मंझला वाला घर की खेती बाड़ी देखता था, तो बड़ा वाला पढ़ लिख कर शहर में कमाने के लिए आया करता और वह घर में रहकर अपनी पढ़ाई करता। सबसे बड़े वाले को सभी बड़ा भाई कहकर ही पुकारते थे। नाम से घर परिवार वाले क्या, आस पड़ोस के लोग भी नहीं पुकारते। ऐसा नहीं कि वो नाराज होता, मगर वह इतना पढ़ लिख चुका था कि सभी उसका सम्मान करते थे। अपने बड़े भाई की बात मानना उन दोनों के लिए अति आवश्यक था। कुछ दिन तक मंझला भाई उसकी बात माना, किंतु जब पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसकी बात को टाल दिया। इस बात से बड़ा भाई नाराज हो चुका था और वो दोनों आपस में कभी बात नहीं किए। कभी कभार साथ में काम भी करते, मगर बोलते बिल्कुल भी नहीं थे। उस समय भी बड़ा भाई शहर में घूमने के लिए गांव आया हुआ था। हम सबको बहुत खुशी थी। माँ तो बड़े भाई के स्वागत में लग गई और बाबूजी उसकी पढ़ाई में, क्योंकि बड़े भाई की मदद से ही गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन में कुआं खुदवाया गया था। साथ में इस बार बड़े भाई बिजली से चलने वाला मोटर पंप भी खरीद लाए थे। क्योंकि मंझला भाई जब खेती देख ही रहा है तो उसे सुविधा के साथ अपनी आमदनी और बढ़ाने की सोची। मगर उस दिन हमारी किस्मत साथ नहीं दी। मैं, माँ और बाबूजी तो घर पर ही थे, किंतु बड़ा भाई व मंझला भाई रात में खेत पर पानी लगाने गए हुए थे। बस पानी लगाकर खेत को जोतना था, उसके बाद बुआई का काम था। बड़ा भाई सोचा बुआई का काम करवा कर ही जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी रात मंझला भाई को पानी लगाते वक्त करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। शायद करंट पानी में फैल चुका था, किंतु बड़ा भाई पानी से दूर बैठकर किसी से बात कर रहा था, इसलिए वह बच चुका। हमारे परिवार पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। 20-22 साल का जवान भाई मौत की नींद में सो रहा था। सभी बिलक बिलक कर रो रहे थे। सुबह पुलिस आकर अपनी जांच पड़ताल की और लेख पढ़ चली गई। अब पूरे परिवार को मंझले भाई की याद रह रहकर आने लगी। किसी तरह उसकी तस्वीर करके हमने अपने दुख को दिल में दबाने की कोशिश करने लगे कि एक दिन हमारे घर पुलिस आई। उसने बड़े भाई पर इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार करके ले गई, यह कहकर कि पानी पर करंट जानबूझकर फैलाया गया, और वो भी बड़े भाई के द्वारा। घर में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि हमारा बड़ा भाई अपने छोटे भाई की जान लिया होगा, किंतु हमारी आंखों से पर्दा तब उठ गया जब अदालत में साफ हो गया कि वह बड़े भाई की ही साजिश थी। गवाह उनका ही चाचा और उनके 2-4 साथी बने, जिन्होंने बड़े भाई के खिलाफ गवाही दी। क्योंकि पास में चाचा का भी खेत था, तो वह अपने साथियों के साथ रात में घूमने गए हुए थे और बड़े भाई की करतूत को सबने सामने रख दिया। हमने जो भी अपनी आंखों से देखा अदालत के सामने रख दिए। उस रात उसके एक नहीं बल्कि 2 भाई की मौत हुई। एक तो भगवान को प्यारा हो गया, दूसरा जीते जी उस परिवार के लिए मर गया। बड़ा भाई जेल जा चुका था। उसके बाप ने छोटे को ही अपनी औलाद समझ कभी बड़े वाले से मिलने की कोशिश नहीं की। इसी बात से बड़ा भाई नाराज था। जेल के अंदर रहकर भी उसने अपने न्याय की लड़ाई खुद लड़ी और अंत में जीत गया। अदालत के सामने उसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया, मगर लौटकर घर नहीं गया। जिस दिन जेल से छूटा सीधे शहर के लिए ही निकल आया। आज यह बात 15 साल की हो चुकी थी। छोटा भाई जो अब 21 साल का हो चुका था, शहर आकर अपने बड़े भाई से मिलना चाहता था। उसकी किस्मत अच्छी थी तो मैं मिल गया, क्योंकि वह जिस बड़े भाई की बात कर रहा था वह मेरा अपना दोस्त राहुल है। वह जब भी शहर से आया तब से घर लौटकर नहीं गया। यही शादी करके अपना घर बसा लिया। शादी करते ही व्यापार में उसे खूब लाभ भी होने लगा और देखते ही देखते इस समय वह शहर का नामी व्यापारी बन गया। जब तुम्हारे परिवार वालों ने उसे भुला दिया तब तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? मैंने बड़े दिलचस्पी से उससे पूछा। उसने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा बड़ा भाई निर्दोष है। जो इल्जाम उस पर लगे वो सही नहीं थे। मैं उनसे जेल के अंदर भी मिलना चाहता था, किंतु मैं खुद माँ बाप के आश्रित रहकर कभी मिलने नहीं जा सका। आज अपने पैरों में खड़ा हुआ
तो बस उनसे मिलने चला आया। तुम्हारे माँ बाप नहीं आए उससे मिलने? मैंने फिर पूछा। वो आज भी बड़ा भाई से मिलना नहीं चाहते, उसने मेरा जवाब दिया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसके बात खत्म होने से पहले कहा, फिर तुम क्यों मिलना चाहते हो? वह हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैं वह सब उन्हीं से कहूँगा, एक बार मुझे मिल लेने दीजिए मेरे बड़े भाई से। मैं समझता था बात कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वह गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने, वरना एक छोटे भाई को बड़े भाई से मिलने के लिए किसी तीसरे के पास गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसे भरोसा दिलाया और वह थोड़ा खुश हुआ, किंतु उसके आंखों के आंसू अभी भी बह रहे थे। वह बहुत खोज करने के बाद ही मेरे पास आया था। आखिर क्या बात है, उसने मुझे नहीं बताया। एक दोस्त का छोटा भाई था, इसलिए उसे अपने घर पर रख लिया। उसने मेरा और मेरे पत्नी बच्चों का बहुत एहसान माना। बस अभी उसे एक ही उम्मीद थी कि एक बार उसके बड़ा भाई से मुलाकात हो जाए। उससे कह दो उसका कोई बड़ा भाई नहीं है और ना ही किसी और को मिलने के लिए उसके पास वक्त है। मेरी राहुल से बात होने पर पहला जवाब यही था। अब मैं मारता क्या ना करता। मैंने भी बहुत मिन्नत की, सिर्फ मेरे लिए वह मिलने के लिए तैयार हुआ, किंतु अपने घर पर नहीं। शाम के वक्त हम शहर के बाहर हाईवे पर मिलने गए। राहुल अपनी कार के समीप खड़ा हुआ था। उसका छोटा भाई मेरी कार से उतर राहुल की तरफ बढ़ा। जाकर पैर छूने लगा तो राहुल ने रोक दिया। उसका छोटा भाई बहुत रो रहा था, किंतु एक बड़ा भाई ही था जिसका हृदय नहीं पसीजा, और उसने कहा, तुम मेरे से मिलने क्यों आए हो? वह बोलना तो चाह रहा था, किंतु उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और दूर जंगल के देखते हुए कहा, हम बहुत मजबूर हैं बड़े भाई। मंझले भाई का मौत में समा जाना, फिर आपका भी घर छोड़कर चले आने से बस विपत्ति कम नहीं हुई, माँ बीमार ही रहने लगी और बाबूजी तो कमज़ोर हो गए। घर की खेती करता कौन? फिर वही सुक्कू काका हमारी ज़मीन पर खेती करने लगा। जो फसल मिलती सारा खुद रख लेता और हमें बस वही जीने खाने के लिए दे देता। हमें जब वह भी कम पढ़ने लगा तो मैं पढ़ाई छोड़कर काम धंधा करने लगा। आज 15 साल से खेती करते हुए सुक्कू काका अब वह ज़मीन बेचने के लिए मजबूर करने लगा। वह चाहता है कि पूरी ज़मीन हम उसे कम कीमत में बेच दें। रोज़ रोज़ वही बातें करके उसने माँ बापा को मना लिया, यह सपने दिखाकर कि उस ज़मीन बेचने से मिले पैसे पर मेरी शादी और माँ की दवा करवा सकेंगे। मगर मैं उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? राहुल ने फिर सवाल किया, कुछ ऐसा कि वह ज़मीन सुक्कू काका के पास ना जा सके। रोड पर की ज़मीन कल को हाईवे भी मिल सकता है। सोने के भाव की ज़मीन को वह मिट्टी के भाव की लेकर वह हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अब तो माँ बाप भी नहीं मान रहे, वो भी सुक्कू काका को कम कीमत में ज़मीन देने को तैयार हो गए। किसी तरह यदि आप उस ज़मीन को खरीद लें तो मुझे तसल्ली होगी कि ज़मीन मेरे ही बड़े भाई के पास है। मुझे उसमें से कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए। रुको, किंतु मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुमने कैसे सोच लिया कि उस ज़मीन को मैं खरीदूँगा? मैंने सुना था कि आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं आपके पास आया था। उस कुक्कू काका के पास ज़मीन जाने से अच्छा है कि बड़े भाई के पास चली जाए। आप उसके तय कीमत से ज़्यादा पैसा देकर ज़मीन ले लें। मैं माँ बाप को मना लूँगा कि वह ज़मीन शहर के व्यापारी को ज़्यादा कीमत में बेच दी, उसने बड़े उम्मीद से कहा। राहुल के लिए सुक्कू काका कोई नया नाम नहीं था, वह वही चाचा था जिसने अदालत में गवाही देकर राहुल को जेल भेज दिया था। मगर राहुल यह कहकर कार में बैठ गया कि इसके लिए बेटा कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ ले। मेरे से भी ज़्यादा इस शहर में कमाने वाले हैं और वो उस ज़मीन को पसंद भी कर लेंगे। मैंने जिस परिवार को कल भुला दिया उससे दोबारा नाता नहीं जोड़ सकता। और वह कार चालू करके चला गया। मैं दोनों की बात सुन चुका था। छोटा भाई रोते हुए उसी जगह बैठ गया। मैं करीब जाकर उसे पुनः भरोसा दिलाया
कि वह जमीन राहुल ही खरीदेगा, मगर उसने बताया उसके पास बहुत कम वक्त है। यदि वह बड़ा भाई के पास से खाली हाथ गया तो उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। मैं था और राहुल को भी अच्छी तरह जानता था। हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही 10 साल से नहीं चल रही थी। मैं रात भर उसे फोन करके समझाता रहा। पूरी रात उसे समझाने में बीत गई। उसका छोटा भाई तो सुकून की नींद सो रहा था। सुबह आंख खुली तब तक राहुल की भी हाँ हो चुकी थी। यह जानकर वह खुशी से उछल पड़ा। मैंने पैर छू लिया, पर मैं सहज था उसकी खुशी को देखकर। मैंने जब उसे गले से लगाया तो मेरे भी आंखों से आंसू आ चुके थे। रात में तय हुआ कि राहुल अपने माँ बाप के सामने नहीं जाएगा। राहुल अपनी कार में ही बैठकर कार्यालय से बाहर सभी का इंतजार करेगा और लेन देन लिखा पढ़ी का काम मेरे द्वारा संपन्न होगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। राहुल का छोटा भाई अपने माँ बाप को मना लिया कि जब जमीन बेचनी है तो उसे क्यों ना चाचा से दोगुनी रकम में बेच दें। उसके माँ बाप उसके इस विचार से सहमत थे। फौरन ही चाचा को बिना बताए जमीन की कागजी कार्यवाही पूरी कर ली गई। पैसे का लेन देन भी हो गया, मगर उसके माँ बाप को अपने उस जमीन के नए मालिक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब तक रकम लेकर उसका सुक्कू काका भी आ चुका था। राहुल के छोटे भाई ने कहा, चाचा जमीन तो बिक गई। दरअसल आपसे ज़्यादा कीमत एक ने दिया तो हम उसे ज़मीन बेच दिए। ये रहे कागजात। उसका चाचा कागजात देखा तो आग बबूला हो गया। उसने अपने भाई भाभी से गाली गलौज करने लगा। जिसने भी ज़मीन ली देख लूँगा कहकर धमकी भी दिया। और जब उसे पता चला कि ज़मीन हम खरीदकर शहर के लिए निकल आए तो हमारा पीछा करने लगा। उसके वही पुराने साथियों ने अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गए। राहुल तो गाड़ी में ही बैठा रहा, किंतु मैं गाड़ी से उतरकर देखा तो उसका छोटा भाई और माँ बाप बंधक बने हुए थे। वो ट्रैक्टर में 4-5 लोग भी थे। सभी के हाथ में डंडा हमें मारने का पूरा इंतजाम करके आए हुए थे। वो हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। फिर क्या था, हमें अपनी जान बचानी थी। तब तक राहुल भी गाड़ी से उतर चुका था। देखते ही देखते हम दोनों ने उन लोगों की जमकर पिटाई करने लगी, जिसे देखकर उसका छोटा भाई खुश होकर ताली बजाकर झूमने लगा। उसके जुबान से सिर्फ मारो बड़े भाई मारो इनको निकल रहा था, जिसे सुनने के बाद उसके माँ बाप और मेरी बाहों में दबा उसका सुक्कू काका तो आश्चर्यचकित रह गया। आखिर यह अपना बड़ा भाई किसे कह रहा है। सभी सोच ही रहे थे कि उसका चाचा मेरे से पूछा, तू ही है इसका बड़ा भाई जिसे आज से 15 साल पहले उसी के भाई के हत्या में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। मैं जानता था कि वह एक दुर्घटना थी, किंतु उस जमीन पर तो मुझे अपना कब्जा जमाना था। फिर कुछ पुलिस को तो कुछ जज को खिला पिलाकर पहले जेल की हवा, फिर निर्दोष बनकर जेल से छुटा तो परिवार के प्रति नफरत भर दिया। तो वही है क्या। राहुल सबको छोड़ मेरे पास आकर अपने ही चाचा के कॉलर पकड़कर कहा, मैं हूँ उसका बड़ा भाई, समझा। और ले जाकर अपने माँ बाप के चरणों में पटक दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अपने बड़े बेटे की आज निर्दोषता सिद्ध होने पर उसके माँ बाप को भी पछतावा होने लगा। सभी के आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। माँ बाप अपने बड़े बेटे को गले लगाकर खूब रोए जा रहे थे, किंतु आज सबका दिल साफ हो चुका था। सभी ने अपनी अपनी गलती मानी। सुक्कू काका तो वही छोड़कर सभी शहर आ गए, जहाँ मिलकर साथ रहने लगे। यह जानकर मुझे भी बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई आज भी मेरा एहसान मानते हुए मुझको भी बड़ा भाई कहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।